हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन टेक्निकल स्टडी में आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर और डीसी मोटर पर डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई मशीन बनाया है, आपके पास कोई मशीन है, ठीक। और हम लोग बात करें तो चूँकि डीसी मशीन की बात कर रहे हैं तो डीसी मशीन आपके पास है। और यदि आप इस डीसी मशीन में मैकेनिकल एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी इनपुट कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो वह डिवाइस आपकी जनरेटर कहलाता है। और यदि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट किया है इसमें, तो आपको आउटपुट में और मैकेनिकल एनर्जी मिले, तब आप वह डिवाइस आपकी मोटर कहलाएगी। यानी इस केस में आपकी डिवाइस मोटर है और इस केस में आपकी डिवाइस जनरेटर है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो ये मशीन है हम लोगों की, यानी डिवाइस जो है, यह डिवाइस, इस डिवाइस का जो कंस्ट्रक्शन है, इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के लिए सेम होती है। यानी कि उसी मोटर से हम लोग, यानी उसी मशीन से, उसी मशीन के कंस्ट्रक्शन से हम लोग चाहे तो मोटर के रूप में यूज कर लें उसे, और चाहे तो उसे फिर हम लोग जनरेटर के रूप में यूज कर लें। तो हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है इसी मशीन का, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे मशीन बनाया था, इसी मशीन की ये कंस्ट्रक्शन है। हम लोग इसी कंस्ट्रक्शन के एक एक पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो फील्ड, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करें इस मशीन की, तो इसमें इसके तीन जनरली हम लोग अगर बात करें तो फील्ड सिस्टम, मुख्य इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है फील्ड सिस्टम है। इम्पॉर्टेंट पार्ट फील्ड सिस्टम। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्मेचर, आर्मेचर कोर। तीसरा है आर्मेचर वाइंडिंग। चौथा है आर्मेचर वाइंडिंग। और ब्रूस की बात करें, यानी कि अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। और डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन सेम होती है, हम उससे एज ए मोटर या एज ए जनरेटर यूज कर सकते हैं, वाइस वर्सा। तो अब हम लोग यहाँ पे इस मशीन के मेन फंक्शन जो हैं, चार इसेंशियल पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के क्या हैं? फील्ड सिस्टम है, आर्मेचर कोर है, आर्मेचर वाइंडिंग है और ब्रूस है। तो हम लोग इन्हीं पार्टों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, अभी आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिएगा या लिख लीजिएगा बाद में। सबसे पहले हम लोग बात करें फील्ड सिस्टम की। सबसे पहले फील्ड सिस्टम की। फील्ड सिस्टम की बात करें तो आपका फील्ड सिस्टम जो होता है, सबसे पहले फील्ड सिस्टम में योग की बात होती है। हम लोग किसकी बात करें? योग की। दूसरी बात है पोल कोर की। तीसरी बात पोल शू। चौथी बात है मैग्नेटाइजिंग बाइंडिंग। मैग्नेटाइजिंग कॉयल की बात बोलें, एक ही बात है। तो फील्ड सिस्टम
जो फील्ड सिस्टम है, यह फील्ड सिस्टम योक, पोल कोर, पोल शू और मैग्नेटाइजिंग कॉइल। तो पोल कोर, पोल शू और मैग्नेटाइजिंग कॉइल की बात करें यहाँ पे तो योक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे योक पे। तो ये योक है हम लोगों का, क्या है ये योक, ये योक। तो हम लोग यहाँ पे बात करें योक, तो जो योक होता है यह किसका बना होता है? तो योक जो है सबसे पहले यह बात करें यह तो योक हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बना होता है, हाई परमेबिलिटी मटेरियल। योक हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बना होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि वो किस मटेरियल का बना होता है। तो योक जो है हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो योक जो है इसे हम लोग दो प्रकार से बना देते हैं। एक होता है कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, दूसरा कास्ट स्टील या फैब्रिकेटेड स्टील की भी बनाए जाते हैं, वही बात है। फैब्रिकेटेड स्टील यानी कि योक जो है कास्ट आयरन बना किसका होता है? योक जो बना होता है हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बना होता है। कौन सी मटेरियल का बना होता है? हाई परमेबिलिटी मटेरियल का। और ये कितने टाइप से बना जाता है? तो हाई परमेबिलिटी मटेरियल में कौन कौन से यूज कर लेते हैं हम लोग जनरली? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील या फैब्रिकेटेड स्टील। जो कास्ट आयरन होता है यह स्मॉल साइज की मशीन के लिए होता है, स्मॉल साइज मशीन के लिए, यानी कि छोटी मशीनों के लिए हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग कर लेते हैं योक बनाने में, और बड़ी मशीनों के लिए फॉर बिग साइज मशीन के लिए, बड़ी मशीनों के लिए बिग साइज के लिए हम लोग बिग साइज मशीन के लिए कास्ट स्टील या फैब्रिकेटेड स्टील का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम बड़ी मशीनों के लिए कौन सा किस मटेरियल का यूज करते हैं? तो बड़ी मशीनों के लिए हम लोग कास्ट स्टील या फैब्रिकेटेड स्टील का प्रयोग करते हैं। अब इन मशीनों का यानी चूँकि यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि इन मटेरियलों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल हाई परमेबिलिटी मटेरियल के होते हैं। हाई परमेबिलिटी इनका गुण होता है, इनकी यानी कि इनका परमेबिलिटी जो होती है हाई होती है। अब परमेबिलिटी हाई होने से प्रॉफिट क्या है हमें? तो परमेबिलिटी हाई होने से प्रॉफिट ये है, इसको ज़रा हम लोग देख लें कि परमेबिलिटी हाई होने से हमें प्रॉफिट क्या है। यदि हम लोग बात करें कि हाई परमेबिलिटी होने के क्या प्रॉफिट है, तो हाई परमेबिलिटी होता है तो चूँकि यस जो होता है रिलक्टेंस, यस इसे हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस, याद रखिएगा आप लोग। रिलक्टेंस जो होता है L/μA, एल जो है कोर की लेंथ है, लंबाई है, ए जो है एरिया है कोर की, और म्यू परमेबिलिटी मटेरियल की यानी परमेबिलिटी है मटेरियल की। तो यदि परमेबिलिटी हाई होगी, परमेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी, तो रिलक्टेंस एस क्या होगा? कम होगा। परमेबिलिटी हाई होगी तो रिलक्टेंस एस क्या होगा? कम होगा। जब रिलक्टेंस एस कम होगा, चूँकि रिलक्टेंस एस है क्या, ज़रा हम लोग इस पर बात करें तो रिलक्टेंस एस बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में एज ए रजिस्टेंस, यह रजिस्टेंस के सिमिलर होता है। जैसे रजिस्टेंस करंट के मार्ग में बाधा डालता है, यानी कि यह करंट को चलने में विरोध करता है, बिल्कुल वैसे ही रिलक्टेंस एस है, यह किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल या किसी भी मटेरियल में फ्लक्स स्थापित होने में विरोध करता है। यानी यस क्या करता है? फ्लक्स को स्थापित नहीं होने देता किसी भी मटेरियल में। तो यस जो है आर का सिमिलर है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका रिलक्टेंस यस को कम करने के लिए हम लोग अपने इस योक का यानी अपने मशीन का जो योक होता है उसको उस ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसकी हाई परमेबिलिटी मटेरियल
हो। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें योग कार्य। योग का कार्य क्या है? वर्क। योग का कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो योग का कार्य क्या है। पहला जो वर्क है, पहला वर्क क्या है? आप लोग देखिए, योग है। यह योग पोल को या फिर अन्य चीज़ों को, जो इसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंटरपोल की बात नहीं किया है, तो यानी कि यह योग यानी कि पोल को, इंड प्लेट को, पोल में चाहे इंटरपोल हो जाए या फिर आपका मेन पोल हो जाए, इनको होल्ड करना, धारण करना, यानी कि इनको पकड़े रहना। तो यानी कि इसका कार्य है योग को पकड़े रहना, धारण करना। दूसरा कार्य क्या है? होल्ड करना, होल्ड ऑन पोल, होल्ड टू पोल। दूसरा कार्य जो है, हम लोग दूसरा वर्क की बात करें तो दूसरे वर्क की बात करें तो दूसरा वर्क यह है कि यह आउटर इंजरी, जैसे अभी इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं, जितने भी आप सारे पार्ट आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया रखा, जैसे ये आर्मेचर है, इस पे हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो जितने भी अंदर के सारे पार्ट्स हैं, इन सभी की प्रोटेक्शन करना योग का कार्य है। यानी कि योग का कार्य इन सबको, यानी कि पोल को, इंटरपोल को या फिर इंड प्लेट को धारण करना, पकड़े रहना, या फिर इसमें जितने भी पार्ट हैं इसके अंदर के, यानी आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट आउटर इंजरी, टू प्रोटेक्ट आउटर इंजरी। टू प्रोटेक्ट आउटर इंजरी, यानी कि योग का कार्य है आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करना। दूसरी बात है, तीसरी यहाँ पे बात करें हम लोग, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, हालांकि ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। तीसरी बात है कि रिटर्न यानी मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड मैग्नेटिक पाथ फॉर फ्लक्स। तो यानी कि यहाँ पे कार्य क्या है योग का? योग के तीन मुख्य कार्य हैं। एक तो मान यहाँ पे फील्ड कॉइल, फील्ड या अदर, ठीक है। और दूसरा क्या है? टू प्रोटेक्ट आउटर इंजरी, यानी आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करना। तीसरा टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक पाथ फॉर फ्लक्स। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सारा सिस्टम जो है हमारा, ये यानी कि योग के इतने कार्य हैं। आप इसको लर्न रखिएगा। योग के जितने भी पार्ट बताए गए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने योग पे डिस्कशन कर लिया। तो अब हम लोग बात करें योग की, तो योग यहाँ देखिए आप लोग, जैसे कि रिटर्न पाथ क्या है आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका एन पोल है, एन पोल आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एन पोल और एस पोल, तो बल रेखाएँ एन पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ की ओर जाती हैं, तो ये बल रेखाएँ इधर से इस तरह से निकलती हुई आपके इस आर्मेचर से होते हुए, ये देखिए इस साइड में, अगर ये आपका नहीं होता या यहाँ पे हाई रिलेक्टेंस होता तो ये फ्लक्स आपका नहीं चल पाता ऐसे इस रास्ते से। तो इसलिए योग का कार्य है टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक पाथ फॉर फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करना। और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोटेक्ट आउटर इंजरी और सपोर्ट द फील्ड या फील्ड पोल, ठीक। अब हम लोग बात करें तो योग की बात हो गई। अब दूसरी बात करें आर्मेचर की। किसकी बात करें? आर्मेचर। तो ये आपका आर्मेचर है, हम यहाँ से हटा के होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आर्मेचर आर्मेचर क्या है? तो आर्मेचर यह ग्रुप ऑफ कंडक्टर
और आर्मेचर कंडक्टरों का समूह है जो कि आर्मेचर शाफ्ट पर, ये आप देख रहे हैं ये आर्मेचर है, इस तरह से आर्मेचर, यह ग्रुप ऑफ कंडक्टर, यानी यह कंडक्टरों का ग्रुप है, समूह है। यानी कि आर्मेचर कंडक्टर को हाउसेज करता है। यानी आर्मेचर का कार्य क्या है? आर्मेचर का कार्य सबसे पहले अगर बात करें तो हाउसेज ऑफ कंडक्टर, हाउसेज ऑफ कंडक्टर यानी आर्मेचर कंडक्टरों को धारण करता है। दूसरी बात क्या है इसकी? ये तो फर्स्ट हो गई। दूसरी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसमें। यानी आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। आर्मेचर में कंडक्टर होते हैं, यानी यह कंडक्टरों का, आर्मेचर कंडक्टरों का समूह है और यह ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब बात आती है आर्मेचर। तो आर्मेचर जो होता है, यह क्या बात यहाँ पे, आर्मेचर भी हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? किस चीज़ का? हाई परमेबिलिटी मटेरियल। हाई परमेबिलिटी यानी कि योक, आपका योक जो है, योक है ये, योक और आर्मेचर दोनों हाई परमेबिलिटी मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो योक जो है हाई परमेबिलिटी मटेरियल का क्यों बनाया जाता है? तो यहाँ पे हम बात करें तो जो आर्मेचर है यह भी हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बनाया जाता है। तो हाई परमेबिलिटी मटेरियल में हम लोग आर्मेचर को बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो और सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड किया जाता है। लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की, कौन सी? लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जिसकी मोटाई 0.5 mm से या 0.3 mm से 0.5 mm, ध्यान रखिएगा। यानी कि आर्मेचर की जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं वह लैमिनेटेड होती हैं और उनकी मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm होती हैं। तो अब बात यहाँ पे आती है कि हम लोग सिलिकॉन स्टील को लैमिनेटेड क्यों करते हैं? तो सिलिकॉन स्टील को हम लोग लैमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि ईडी करंट कम से कम हो। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, चाहे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बात करें या ट्रांसफार्मर की, या जहाँ भी लैमिनेटेड किया जाता है, तो लैमिनेटेड की बात आए तो फट से आपका आंसर होना चाहिए टू रिड्यूस टू ईडी करंट लॉस। यानी कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियां जो होती हैं यह लैमिनेटेड क्यों की जाती हैं? तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड हम इसलिए करते हैं ताकि ईडी करंट लॉस न हो। ठीक, तो आर्मेचर भी हो गया हम लोगों का। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे पोल शू। दूसरी बात करें पोल कोर की, तो पोल कोर, ये पोल कोर है, पोल कोर यानी ये पोल है, पोल कोर, पोल कोर। पोल कोर जो होता है सेम मटेरियल ऑफ योक। पोल कोर किस चीज़ का बनाया जाता है? मेड ऑफ सेम मटेरियल ऑफ योक। पोल कोर जो होता है यह सेम मटेरियल, यानी जिस मटेरियल का आप योग बनाएंगे उसी मटेरियल का आप पोल कोर बनाएंगे। यानी पोल कोर भी सेम मटेरियल, योग के सेम मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा पोल कोर भी सेम मटेरियल का, यानी कि अब आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे कास्ट आयरन का बना देते हैं या कास्ट स्टील का बना लेते हैं। फिर हम लोग बात करें फील्ड वाइंडिंग की,
तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग पोल कोर पर ही लपेटी रहेगी। फील्ड वाइंडिंग किस पर लपेटी रहेगी? पोल कोर पर ही लपेटी रहेगी। आपकी फील्ड वाइंडिंग पोल कोर पर ही लपेटी रहती है, इसे हम उसी पे लपेट देते हैं जिससे कि यह एक्साइट हो, तो हम लोग इसे एक्साइटर वाइंडिंग भी कह सकते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग भी। अब तीसरी बात आती है पोल शू की। तीसरी बात आती है पोल शू की। तो हम लोग पोल शू, ये आपका पोल शू है। पोल शू, पोल शू जो होता है फास्टेंड बाई काउंटर संक स्क्रू ऑन पोल कोर, यानी कि पोल शू काउंटर संक स्क्रू द्वारा, यानी कि स्क्रू द्वारा, ये इस तरह से स्क्रू द्वारा पोल कोर में फास्टेंड होते हैं, बंधे रहते हैं, और बोल्ट के थ्रू आपके पोल कोर बंधे रहेंगे योक में। तो पोल शू भी कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। और कार्य क्या है इसका? पोल शू का कार्य क्या है? वर्क, सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्क, पोल शू का कार्य। तो पोल शू का जो कार्य है, पोल शू ये आपकी देख रहे हैं, ये आपकी बाइंडिंग है, फील्ड बाइंडिंग है। यदि यह पोल शू, देखिए आपका ये पोल शू इससे अधिक चौड़ा, यानी कि पोल शू अब ये बाइंडिंग इसके नीचे नहीं गिरने देगी। पोल शू जो है इस बाइंडिंग को गिरने नहीं देगी, यानी सपोर्ट द फील्ड बाइंडिंग, सपोर्ट द फील्ड बाइंडिंग। पोल शू सपोर्ट द फील्ड बाइंडिंग। दूसरी बात क्या है, अभी आप देखिए तो ये पोल शू जब लग गया, तो पहले अभी यहाँ पे हम लोग देखें, अगर केवल नॉर्थ पोल होता, इस तरह से कोई मान लीजिए केवल पोल है, पोल को यहाँ पे एन पोल है, तो बल रेखाएँ निकलेंगी तो इस तरह से होंगी। वहीं पे यदि आपने हाई परमेबिलिटी मटेरियल का पोल शू लगाया, जब आप हाई परमेबिलिटी मटेरियल का पोल शू लगाए तो उसका रिलेक्टेंस CS कम होगा। जब उसका रिलेक्टेंस CS कम होगा तो ये बल रेखाएँ इस तरह से ऐसे होके आएंगी। तो आपकी ये बल रेखाएँ इस तरह से, यानी आप देख रहे हैं कि यही बल रेखाएँ जो हैं अब स्प्रेड हो रही हैं। जो अभी बल रेखाएँ थोड़े से समूह में चलती थीं, अब यही बल रेखाएँ ढेर सारे एरिया में, यानी कि बल रेखाएँ ज़्यादा अधिक एरिया में चल रही हैं। तो यानी कि वो आर्मेचर पे के लेयर पे, आर्मेचर पे ज़्यादा एरिया पे पड़ेगी। तो यानी कि पोल शू का कार्य है स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन एयर गैप। तो आप लोगों ने क्या देखा कि पोल शू का जो कार्य है यह फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करना, ताकि फील्ड वाइंडिंग खिसक के नीचे न गिरे। दूसरी बात है कि यह स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन एयर गैप, यानी एयर गैप में यह फ्लक्स को अधिक स्प्रेड करना, यानी कि फैलाना। फिर यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। पोल शू भी हो गया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। फिर पोल शू हो गया। अब बात करें तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्मेचर और पोल शू के बीच एक गैप है, जिसे हम लोग एयर गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर गैप। यह जो एयर गैप है, आर्मेचर और पोल शू के बीच का जो गैप है, एयर गैप, यह एयर गैप आप याद रखिएगा, एयर गैप पूछा जा सकता है 0.5 mm से 1.5 यानी 1.5 mm तक होता है। यानी कि एयर गैप कितना रखते हैं? 0.5 mm से 1.5 mm तक हम लोग एयर गैप रखते हैं। अब हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें। आर्मेचर वाइंडिंग, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग
यानी कि आर्मेचर के स्लॉट में, आर्मेचर जैसे ये आर्मेचर के कंडक्टर हो गए, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, इसे लेमिनेटेड किया जाता है। तो अब आर्मेचर के स्लॉट में यदि हम कंडक्टर को डाल दें, मान लीजिए कि ये स्लॉट है और ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ, तो अब इसके स्लॉट में हम लोग कंडक्टर को डाल दें और एक ऐसा अरेंज बनाए जो सर्किट को पूरा करे, तो वह कनेक्शन, वह सिस्टम या वह तरीका हमारा आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग, जनरली आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग दो प्रकार से करते हैं, लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो जो लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग जो है यह क्यों किया जाता है? तो लैप वाइंडिंग को जब हम लोग इसलिए कहते हैं फॉर हाई करंट, एंड लो वोल्टेज, लो वोल्टेज यानी कि अधिक करंट और कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, यानी जब हमें अधिक करंट प्राप्त करना हो तो हम लोग लैप वाइंडिंग करेंगे। और हाई वोल्टेज, यदि आपको हाई वोल्टेज प्राप्त करना है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, लो करंट, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम लोग वेव वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं, यहाँ से याद रखिएगा V, यदि V है तो हाई, तो हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज एक याद रखेंगे V, यहाँ से हाई वोल्टेज हो गया तो दूसरा हाई करंट होगा। याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, आप किसी भी प्रकार से याद करिए, जरूर नहीं कि आप यही लॉजिक यूज करिए, आपको जैसे भी याद हो, ये याद होने से ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। तो वेव जो होता है, वेव वाइंडिंग जो होती है, हम लोग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं, और लैप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के। लैप वाइंडिंग के लिए क्वेश्चन और पूछा जाता है, पैरेलल पाथ। तो पैरेलल पाथ क्या है? आप यहाँ पे बीच में बराबर लगा दीजिए, और पैरेलल पाथ को ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखा जाए तो, और पोल को पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से जो पोल यानी पी याद रखिएगा, डिनोट तो यानी आई से करते हैं पोल को। तो जो पोल पी है और ए है, ए इज इक्वल टू पी, यानी ए इज इक्वल टू पी, यानी ए पैरेलल पाथ पोलों की संख्या के बराबर होती है। यानी लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ है यह पोलों की संख्या के बराबर होती है। वहीं पे वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ, यहाँ पे हमेशा याद रख लेगा कि जो वेव वाइंडिंग है इसमें पैरेलल पाथ हमेशा दो रहते हैं। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ दो होते हैं और लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ जो होते हैं पोलों की संख्या के बराबर होता है। तो याद करने का तरीका आपके पास यही है कि ए इक्वल टू पी, तो आपको आसानी से यह याद रहेगा। फिर बात आती है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है, यह आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आर्मेचर वाइंडिंग में जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर जो है आर्मेचर वाइंडिंग कौन सा है? सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। जो कॉम्बिनेशन है यह क्या है? सीरीज पैरेलल। आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्मेचर वाइंडिंग कैसे करते हैं? तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपके आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। तो यह सीरीज पैरेलल क्यों करते हैं? सीरीज में करते हैं, किसमें? सीरीज के लिए। सीरीज के लिए टू इंक्रीज वोल्टेज। बिल्कुल आप वैसे ही याद रखिएगा, जैसे सेल को आप सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो जो सीरीज में हम लोग करते हैं, सीरीज में वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, और पैरेलल में किस लिए करते हैं? पैरेलल में टू इंक्रीज करंट। तो यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है, तो सीरीज पैरेलल में सीरीज में करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और
करंट को इंक्रीज करने के लिए पैरेलल में करते हैं। तो बाकी आर्मेचर वाइंडिंग जनरली इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी के वाइंडिंग का क्लास हम लोग अलग से ले लेंगे एक, तो उसमें हम लोग समझ लिया जाएगा कि वाइंडिंग कैसे की जाती है और वाइंडिंग क्या होती है स्पेशल। अब बात आती है ब्रूस की। ब्रूस के पहले हम लोग समझ लिया जाए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये आपका ये कम्यूटेटर है, आप देख रहे हैं। कम्यूटेटर भी शाफ्ट पे लगा होता है, फास्टेंड होता है, पिन के थ्रू जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग कम्यूटेटर की बात करें तो कम्यूटेटर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर, तो सबसे पहले जो कम्यूटेटर है इसके बारे में जानें। तो जो कम्यूटेटर है, यह कम्यूटेटर का कार्य क्या है। तो कम्यूटेटर इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल रेक्टिफायर। कम्यूटेटर को किस नाम से भी जान सकते हैं यहाँ पे, मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर, कम्यूटेटर का क्या रेक्टिफायर है, तो आप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि रेक्टिफायर जो होता है यह क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी। तो यानी कि आप जान सकते हैं कि कम्यूटेटर का कार्य क्या है, एसी टू डीसी। याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर, जनरेटर के केस में यह जो होता है कम्यूटेटर आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जा सकता है, किया जाता है, यानी एसी को डीसी में। लेकिन इन केस ऑफ मोटर, मोटर के केस में, किस में, इन केस ऑफ मोटर, डीसी मोटर के में, क्योंकि डीसी मोटर में आप डीसी सप्लाई देते हैं। तो जब आप डीसी सप्लाई देते हैं तो उस डीसी सप्लाई को फिर एसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि आर्मेचर पर एसी सप्लाई पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपका ये जो कम्यूटेटर है, यह उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि डीसी के यानी कि जनरेटर के केस में, कौन से केस में, ध्यान रखिएगा, जनरेटर के केस में, जनरेटर के केस में कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। वहीं पे मोटर के केस में, मोटर के केस में यह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी केस में, कौन से, जनरेटर के केस में, और मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब कम्यूटेटर बना किसका होता है, तो जो कम्यूटेटर है यानी यह बना किसका होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। तो कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट। तो यानी कि सेगमेंट का मतलब अलग अलग पट्टियाँ टुकड़ों में बना होता है। तो यानी कि जो कम्यूटेटर होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट ये, तीसरा सेगमेंट, इस तरह से आपके क्या कहते हैं, शाफ्ट पे इस तरह से बने होते हैं। अब दूसरा जो सेगमेंट है, देखिए यहाँ पे हर सेगमेंट के बीच में जो गैप होता है, इस गैप में माइका डाला जाता है। क्या डाला जाता है, माइका। माइका के थ्रू दोनों सेगमेंट यानी सारे सेगमेंट इंसुलेटेड होते हैं। किसके थ्रू इंसुलेटेड होते हैं, माइका के थ्रू। ये सभी सेगमेंट जो होते हैं, ऑल सेगमेंट इंसुलेटेड बाय माइका। सभी सेगमेंट जो होते हैं माइका से इंसुलेट होते हैं। किससे इंसुलेट होते हैं, माइका से। और माइका आपके नॉलेज के लिए बात कर दें, यानी माइका यानी अभ्रक जो होता है, कोडरमा में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है और वर्ल्ड में भी सबसे अधिक भारत में ही पाया जाता है। तो इंसुलेटेड जो होता है, इंसुलेटेड माइका होता है, यानी माइका के थ्रू सारे सेगमेंट जो होते हैं इंसुलेट होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, माइका की जो मोटाई होती है, यानी कि जो हम इसके बीच में माइका से इंसुलेट करेंगे, माइका की जो मोटाई होती है वह होती है 0.5 mm। क्या चीज़, 0.5 mm से 1 mm रखते हैं।
माइका की मोटाई कितनी रखते हैं? 0.5 mm से 1 mm तक रखते हैं। अब एक बात और आती है कि यहाँ पे जो माइका की मोटाई तो हम लोगों ने 0.5 mm से 1 mm रख दिया। दूसरी बात आती है माइका इज, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? माइका, माइका इज हार्डर देन कॉपर। यानी कि जब यहाँ पे हम लोग माइका की मोटाई 0.5 mm से 1.5 mm के थ्रू इंसुलेट करते हैं, माइका से इंसुलेट करते हैं सेगमेंट को, तो यहाँ पे माइका को हम अधिक हार्ड रखते हैं कॉपर की अपेक्षा। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं लास्ट में हम लोग फाइनली आप बात करेंगे ब्रूस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्रूस की बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कम्यूटेटर के ऊपर ये ब्रूस लगा हुआ है। तो ब्रूस का कार्य क्या है? सबसे पहले तो ये जो ब्रूस होता है, यह ब्रूस का कार्य जो होता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन रोटेटिंग कम्यूटेटर, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन रोटेटिंग, चूंकि आपका एक कम्यूटेटर रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग कनेक्शन यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन रोटेटिंग कम्यूटेटर एंड स्टेशनरी लोड। यानी कि ब्रूस जो होता है यह श्योर करता है, यानी कि इंश्योर हम होना होता है हम लोगों को कि ब्रूस के थ्रू कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यानी कि कम्यूटेटर और स्टेशनरी लोड, यानी कि जो आपका बाहर लोड है, बाहरी लोड और कम्यूटेटर के बीच में यह कनेक्शन देता है, रोटेटिंग कम्यूटेटर के बीच में। तो ये आप परिभाषा याद रखिएगा, पूछा जाता है परिभाषा। तो कम्यूटेटर का कार्य क्या है? यह बाहरी लोड यानी कि जो स्टेशनरी लोड है और रोटेटिंग कम्यूटेटर के बीच ब्रूस जो होता है कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ब्रूस की बात करें तो ब्रूस आप जो यह ब्रूस बना होता है मेड किसका बना होता है? तो ब्रूस की बात करें तो यह ब्रूस पहली बात तो बहुत ही फेमस है कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस, यह कार्बन ब्रूस 5 एम्पीयर की डेंसिटी के लिए बनाया जाता है, जनरली 5 एम्पीयर की डेंसिटी के लिए, और लगभग स्मॉल मशीन के लिए में यूज होता है, स्मॉल मशीन। तो कार्बन ब्रूस जो होता है यह स्मॉल मशीन के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात है ग्रेफाइट ब्रूस भी बनाया जाता है, ग्रेफाइट ब्रूस। यह ग्रेफाइट ब्रूस यानी कि ग्रेफाइट का बना होता है और इलेक्ट्रोग्रेफाइट याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोग्रेफाइट ब्रूस। तो जो इलेक्ट्रोग्रेफाइट ब्रूस है आजकल सभी मशीनों में यूज किया जा रहा है। मॉडर्न डे में जितने भी मशीनें हैं आपकी लगभग, यानी कि जितने का मतलब जहाँ पे ब्रूस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आजकल ये यूज किया जा रहा है। दूसरी बात है कॉपर ब्रूस, हाँ कॉपर का भी बनाया जाता है। तो जो कॉपर का भी ब्रूस है, यह कॉपर का ब्रूस जहाँ पे हाई करंट की आवश्यकता होती है, हाई करंट एंड लो वोल्टेज, लो वोल्टेज यानी कि अधिक करंट वाली मशीन में कॉपर ब्रूस का प्रयोग हम लोग करते हैं। कॉपर ब्रूस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अधिक करंट। आप लोग एक बात और याद रखिएगा, ये जो ग्रेफाइट होता है और कार्बन का ब्रूस होता है यह खुद में इटसेल्फ या लुब्रिकेंट का भी कार्य कर लेते हैं, तो इससे एक हमें और फ़ायदा मिल जाता है। अब दूसरी बात आती है
कि वे ब्रूस लगते कहाँ हैं। तो ब्रूस जो होता है शाफ्ट के ऊपर ब्रूस होल्डर होता है और उस ब्रूस होल्डर में ब्रूस का इस्तेमाल यूज किया जाता है। ब्रूस इस तरह से लगे होते हैं तो आपके कम्यूटेटर पर इस तरह से ये घूमता रहता है। अब यहाँ पे देखिए जब कम्यूटेटर पर इस तरह से फ्रिक्शन करेगा तो अब आप यहाँ पे देखिए अगर अधिक ब्रूस हुआ यानी प्रेशर हुआ या कम प्रेशर हुआ तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए एडजस्टेबल स्प्रिंग यूज करते हैं इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। क्या चीज़? प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एडजस्टेबल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। एडजस्टेबल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं यानी कि इस ब्रूस के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एडजस्टेबल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो जो एडजस्टेबल स्प्रिंग होती है यह एडजस्टेबल स्प्रिंग, मान लीजिए कि अगर अधिक प्रेशर हो, हाई प्रेशर, अगर प्रेशर अधिक हो जाए तो क्या होगा? प्रेशर अधिक हो जाए तो यदि प्रेशर अधिक हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए तो क्या होगा? प्रेशर अधिक हो जाएगा तो ब्रूस जो है यानी कि ब्रूस इस कम्यूटेटर पर फ्रिक्शन करेगा, अधिक घर्षण हो जाएगा यानी फ्रिक्शन अधिक होगा। यानी कि यह घर्षण अधिक होगा और जब घर्षण अधिक होगा तो कम्यूटेटर यानी कि ब्रूस फूट सकता है, आपका कम्यूटेटर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस फ्रिक्शन को यानी इस प्रेशर को कम करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ एडजस्टेबल स्प्रिंग के थ्रू हम लोग ब्रूस का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका एडजस्टेबल स्प्रिंग नहीं होता, तब प्रेशर कम होता अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो लो प्रेशर पे बात करें तो यदि लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? जब लो प्रेशर होगा तो आपके कम्यूटेटर और इसके बीच में हो सकता है कि गैप हो जाए। जब गैप होगा तो स्पार्क होगा तो आपके कम्यूटेटर के या फिर कम्यूटेटर पे लगे इंसुलेशन में मेल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे आपका कम्यूटेटर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इन सारे प्रेशरों को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेबल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में पता हो गया होगा। या जो भी प्रॉब्लम है आप अपना प्रॉब्लम हमसे कर सकते हैं। थैंक यू।